हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है। आपने कब से स्टार्ट कर दिया ना वैसे तो। हाँ मैम, हमने कब से स्टार्ट कर दी है, वेरी गुड। और जिन बच्चों ने अभी भी करी है स्टार्ट है ना, प्लीज़ डोंट लूज योर होप, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ऑलराइट, एंड या वी आर डूइंग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज ऑफ गैप। ठीक है, और ये वीडियो किन के लिए बनाई जा रही है? फॉर द वंस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, जो कि हमारा इस साल होने वाला है। ऑलराइट, द डेट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड या डेट्स नहीं पता है, लेकिन जब भी डेट आएगी उससे 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आपको पैनिक भी नहीं करने की जरूरत। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ गैप। राइट, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कस्टम ड्यूटी। अच्छा, हम पता है क्या कर रहे थे? हमने इससे पिछली वाली वीडियो और उससे पिछली वाली वीडियो में क्या किया था, कौन बताएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस किए थे। पहली वाली वीडियो में ना हमने बेसिक से किया था, और इस वीडियो में हमने एडवांस्ड सीखा था। राइट, और आज की वीडियो में भी उसके 2-4 क्वेश्चंस रह गए थे, पहले वो फिनिश करते हैं एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। So 122 questions, 121 questions have been done. 121 have been done. In case you have not watched them, please उनको देखिएगा इनसे पुरानी वाली वीडियोस में। और आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने पूरी की पूरी अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां से बेनिफिट लीजिएगा। राइट, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन गाइस। कस्टम ड्यूटी which is paid to import furniture is called, is it your capital expenditure, is it your revenue expenditure? Can be either, but it depends upon the amount, या none of the above. I am giving you time of 10 seconds to solve the answer. I hope you have given the correct answer, लेकिन अगर गलत हुआ है, no worries. The answer of this question is A, capital expenditure. Oops. Hold on. हाँ जी, अब देखिएगा, ये देखो कस्टम ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले वैसे ही बता रही हूँ, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो देखिएगा। जब आप हैं इस कंट्री के, फॉर एग्जाम्पल आप हाँ, ये है आपकी कंट्री और आप मंगवा रहे हैं इस कंट्री से गुड्स। आप मंगवा रहे हैं, जब आप ना सुनिए ध्यान से, जब आप गुड्स मंगवाते हैं ना किसी कंट्री से, उसको क्या बोलते हैं? जब आपकी कंट्री में गुड्स आते हैं उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। ऑलराइट, और इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, जब आप अपने गुड्स दूसरी कंट्री में बेचते हैं, ऑलराइट, व्हेन यू सेंड योर गुड्स टू द अदर कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? इसका ऑपोजिट एक्सपोर्ट। ऑलराइट, ये देखिएगा, जब आपके ना गुड्स इंपोर्ट होती है ना आपकी कंट्री में, तो आपको ना इस पे टैक्स देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इस टैक्स को क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। ऑलराइट, अभी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपने क्या किया, ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, इस कंट्री से ना यहाँ पे आपने फर्नीचर को इंपोर्ट किया, मतलब आपकी कंट्री में यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगी होगी। इस कस्टम ड्यूटी, क्या नेचर है इस कस्टम ड्यूटी की? द आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप एक फिक्स्ड एसेट पे देखिएगा, फिक्स्ड एसेट पे मंगवा रहे हैं, ऑलराइट, तो इस वजह से ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। अच्छा, ये है पॉइंट, हो सकता है आपको कंफ्यूज किया हो इस पॉइंट ने। इट कैन बी ईदर बट इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अगर ये 20,000 का हुआ तो ये रेवेन्यू होगा, लेकिन अगर 2 लाख का हुआ तो ये कैपिटल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। The answer is straight away, the answer is capital expenditure. Moving on to the next question. 1, 2, 3. All right. The retail trader treated a capital expenditure item as a revenue expenditure. This is a very good question, everyone.
यू हैव टू एनालाइज इट वेरी केयरफुली। एक रिटेल ट्रेडर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है। उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? द ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, the income statement will show a more gross profit of the year. B. C. Assets and liabilities totals will not match in the statement of financial position. या D. None of the above. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैं टाइम दे रही हूँ 10 seconds. आई होप ये क्वेश्चन बन गया होगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। किस किस बच्चे का गलत हुआ? अब ना क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, जल्दबाजी में किया होगा तो गलत हुआ होगा। मेरा ना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब मुझे उसको कहाँ रिकॉर्ड करना था? अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खुद बताएं कहाँ रिकॉर्ड करना था? बैलेंस शीट में। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, हो सकता है किसी को दिक्कत आए इस कलर से। पेन ही ले लेती हूँ। मुझे ना ये बैलेंस शीट में शो करना था अपना, हमेशा मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में करती हूँ, लेकिन क्या गलती करी, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को ना मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। और मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ लिखती हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब ना कोई चीज जो एसेट्स में आनी थी, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर एसेट्स को लेने वक्त उस पर पैसा लगाते हैं ना, उसको खरीदते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर है। एसेट्स में आने वाली चीज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिख दी मैंने। क्या असर होगा उससे? आपकी ना ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर नहीं पड़ेगा उस चीज का। ऑलराइट, जो इनकम स्टेटमेंट है, अच्छा ये पॉइंट रुकिए अभी, इस पॉइंट को बाद में एनालाइज करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का भी टोटल मिल जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थी? खर्चा तो किया था ना हमने, खर्चा किया था, राइट। और उस खर्चे की वजह से अगर इधर नहीं आया तो उधर आ गया, तो ट्रायल बैलेंस भी आपका मिल जाएगा और एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी आपकी मिल जाएंगी। लेकिन कहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है यहाँ पे, ये देखिएगा। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब ना हमने ये एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया जबकि आना नहीं था। तो ना प्रॉफिट एंड लॉस में ना इधर होते हैं सारे आपके एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक्सपेंसेस थे 50,000 और मेरी इनकम थी, बाय वॉट एवर द इनकम, कितनी थी मेरी? 70,000। मुझे बताएं इस केस में मेरे प्रॉफिट्स कितने होते हैं? इस केस में, फर्स्ट केस में प्रॉफिट्स कितने हो गए? 20,000। 70 - 50, 20,000। मैंने पता क्या गलती करी? गलती देखिए, मैंने ना यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल को यहाँ पे रेवेन्यू में लिख दिया, मतलब मैंने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। एक्सपेंडिचर में जैसे मैं मान रही हूँ कि वो 10,000 है, लेकिन वो 10,000 से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। ये 10,000 है टू एक्सपेंडिचर। अब इस केस में मेरा प्रॉफिट क्या आएगा? 50 + 60, 60,000 मेरा खर्चा है, 70,000 मेरी इनकम है, मेरा प्रॉफिट कितना रह गया? 10,000। तो सेकंड केस में मेरा प्रॉफिट कितना रह गया? 10,000। क्या आपको लग रहा है कि प्रॉफिट कम हो गया? यस। और इस बी स्टेटमेंट को देखिए, द इनकम स्टेटमेंट विल शो मोर ग्रॉस प्रॉफिट, उल्टा दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट विल शो लेस ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये पॉइंट समझ में आया सबको? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। Maintaining reserves is a legal requirement. Provision is an appropriation against profits. आपको बताना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। 10 seconds are with you, all right?
I hope you have given the correct answers. Let's move on to the correct answer now. Both the statements are incorrect. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो प्रोविजंस. प्रोविजन का सुनिए, मुझे ना ये होमवर्क है, प्रोविजन का एक एग्जाम्पल देना, ठीक है? प्रोविजन का एक एग्जाम्पल. और ये है रिजर्व्स. रिजर्व्स का भी एक एग्जाम्पल कमेंट्स में लिखना, ये होमवर्क है आपका. जैसे वीडियो देख रहे हैं ना, जैसे ये वाला पॉइंट आया जब मैं आपको ये होमवर्क अनाउंस कर रही हूँ, वीडियो पॉज करिए, होमवर्क लिखिए, दोबारा वीडियो रिज्यूम करिए. ऑलराइट. प्रोविजन का एक एग्जाम्पल, रिजर्व का एक एग्जाम्पल. अब ना ये दोनों चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. आगे इसका डिफरेंस दिखाऊंगी. पहली स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहा है. मेंटेनिंग रिजर्व इज अ लीगल रिक्वायरमेंट. ये ना गलत है. मेंटेनिंग प्रोविजन इज अ लीगल रिक्वायरमेंट. अगर आप प्रोविजंस को मेंटेन कर रहे हैं ना, हाँ वो लीगल रिक्वायरमेंट है. लेकिन रिजर्व्स, कोई नहीं लॉ कहता कि रिजर्व्स बनाए. तो पहली स्टेटमेंट है अपनी गलत. जहां जहां लिखा हुआ ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसको काट दो. ए और सी ऑप्शन कट हो गया. प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आई विल टेल यू हाउ. एप्रोप्रिएशन नहीं है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. तो स्टेटमेंट 2 भी अपनी गलत है, इसी वजह से आंसर है अपना डी. आपको ना इसका मैं डिफरेंस दिखाना चाहूंगी. ये देखिएगा, प्रोविजन और रिजर्व. नेचर पहले पढ़ते हैं. प्रोविजन होती है एक आपकी लायबिलिटी या डिमिनेशन, डिमिन्यूशन, सच टेक्निकल वर्ड्स नाउ. इसका मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और एस्टिमेटेड लॉस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ऑलराइट. रिजर्व्स क्या होते हैं? इट इज शेयर होल्डर्स मनी विच कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड. मुझे बताएं, शेयर होल्डर्स मनी मतलब इक्विटी साइड. शेयर कैपिटल में जब आप लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल भी आती है और क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो क्या ये शेयर होल्डर्स मनी है? यस, बिल्कुल है. यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट और एस्टिमेटेड लॉस. प्रोविजन का ना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होती है? एक एसेट की वैल्यू जो हर साल कम होती रहती है, वो कम वैल्यू जो कम होती रहती है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन. तो इट इज अ लायबिलिटी और fall in value of assets or estimated loss. This is the nature. All right. Purpose देखिएगा. It is used for a specific purpose. एक और एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. आपके पास ना एक पर्पस होता है. जैसे मुझे एसेट्स की वैल्यू जब मेरी फॉल होती है, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक पर्पस है कि सिर्फ उस चीज के लिए आप प्रोविजन बनाएं. तो वो थी प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन. ऐसे ही बैड डेट्स के लिए भी प्रोविजन होती है. तो आपको नहीं लग रहा कि इसका जो पर्पस है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है अपना, बहुत स्पेसिफिक है, राइट. लेकिन जो रिजर्व है उसके दो पर्पसेस है. या तो वो स्पेसिफिक हो सकता है या वो नॉन स्पेसिफिक हो सकता है, दोनों तरह से. स्पेसिफिक में होगा एग्जाम्पल आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. ऑलराइट. डिबेंचर्स की अमाउंट रिडीम करने के लिए जो आप रिजर्व बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? आपके ना शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स नहीं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये हैं आपके डिबेंचर होल्डर्स. इन्होंने ना कंपनी को पैसा दिया होता है. कंपनी को ना एक टाइम के बाद इनका पैसा लौटाना होता है. इस लौटाने को ही रिडेम्पशन बोलते हैं. अब एक दिन इसको पैसा लौटाना है, तो आपको नहीं लगता कि हर साल इसको कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा कि सो दैट मैं 5 साल बाद इनको इनकी अमाउंट लौटा दूं. वही होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. स्पेसिफिक पर्पस, नॉन स्पेसिफिक पर्पस लाइक जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व ना ये एक ऐसा है, किसी भी पर्पस के लिए अमाउंट यहाँ से यूज हो सकती है. जनरल रिजर्व. ऑलराइट. अभी देखिए जो क्वेश्चन में पॉइंट था, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड दिस वन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. प्रोविजन चार्ज है, मतलब क्या इसका मतलब समझते हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना
आप प्रोविजन को हमेशा एक्सपेंसेस साइड में लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेट बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, मतलब इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। लेकिन एप्रोप्रिएशन का पता है क्या मतलब है? प्रॉफिट्स अगर होंगे, अगर नेट प्रॉफिट्स मेरे आ गए इस स्टेज में, जब अगर मेरे नेट प्रॉफिट्स आए ना, उनमें से ही मैं रिजर्व को बनाऊंगी। लेकिन अगर मेरे किसी साल नेट प्रॉफिट्स आए नहीं तो उस साल मैं रिजर्व नहीं बनाऊंगी। लेकिन चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप प्रोविजन को हमेशा एक्सपेंसेस साइड में लिखेंगे। अभी तक बात क्लियर है? मैं थोड़ी स्लाइड को साफ कर दूं। अभी देखिए दोबारा से, डिस्क्लोजर, इट इज शोन ऑन एक्सपेंसेस साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात मैंने आपको बता दी है। इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ आता है? अपना शेयर होल्डर्स फंड्स में। लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोविजन, इट इज मेंटेन ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोविजन एंड रिजर्व, रिजर्व के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, no, not a legal requirement. It is just maintained to strengthen the financial position. अपनी जो पोजीशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, और कोई भी अनफोर्सीन इवेंट्स आ जाए, मतलब कोई लॉस बाय फायर हो जाए, कुछ भी, उस चीज के लिए यहाँ से पैसा आप निकाल के यूज कर सकते हैं। आई होप द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज क्लियर। आगे चलिए, हाँ जी आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक ओवरड्राफ्ट इज करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी? चलिए इसका आंसर देखिए भी। इसका आंसर है करंट लायबिलिटी। एसेट तो ये बिल्कुल नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आप ना बैंक से कितना विड्रॉ करवा सकते थे, फॉर एग्जाम्पल 10,000। ये ना बड़ा ही आपको लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा मतलब समझा रही हूँ। आप बैंक से ना 10,000 विड्रॉ करवा सकते थे, लेकिन आपने बैंक से 12,000 ओवर विड्रॉ करवा लिया। ये 12,000 क्या है? आपका ओवरड्राफ्ट। अभी बात क्लियर है? काफी बेसिक सा मतलब बताया मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में। हमारा ना बैंक ओवरड्राफ्ट, ये है अपनी बैलेंस शीट, ठीक है। ये कौन सी शेप में बनती है? टी शेप में। यहाँ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और यहाँ है अपने एसेट्स। ये है अमाउंट, ये है अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ना यहाँ पे पहले आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। इस करंट लायबिलिटीज के विद इन शो होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट? चलिए, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी पेन ले आइए अगर अभी तक नहीं कॉपी पेन के साथ बैठे हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री 3,50,000, materials purchased 5 lakh, and closing inventory is 3 lakh. 10 seconds are with you, अच्छे से करिए। हो गया? चलिए, अगर नहीं हुआ है प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। इसका आंसर है अपना बी, 5,50,000। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखते हैं, साथ साथ लिखिए जिसको नहीं आता। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस जो इस साल आपने की है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना? 3,50,000,
परचेजेस कितनी करी हैं हमने इस साल? 5 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख। अगर ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे ना तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का आंसर आ जाएगा 3,50,000 प्लस 5 लाख, 8,50,000। 8,50,000 माइनस 3 लाख, हाउ मच? 5,50,000। इसी वजह से इसका आंसर है अपना बी। ऑलराइट, आगे चलिए। 127th क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में आपको काफी नए पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूं पेन का, क्वेश्चन भी सेम कलर से ही है। करंट एसेट्स है 5,25,000। इन्वेंट्रीज है 2 लाख इंक्लूडिंग लूज टूल्स जो है अपना 25,000 का। वर्किंग कैपिटल है 2,25,000 की। यू हैव टू कैलकुलेट द करंट रेशो। इसके ना ऑप्शंस में आंसर्स मैंने नहीं लिखे हुए हैं। आप अगर कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं उसको कमेंट्स में लिख दो, वैसे मैं आपको पूरा यहाँ सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करिए इसको। चलिए मैं सॉल्व करूं अभी से। ये देखिए, ऑलराइट, हमारे ना हमने क्या निकालनी है बच्चा? करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला कौन बताएगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये आपका फॉर्मूला होता है करंट रेशो का। ठीक है, क्या हमें करंट एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में? यस। अच्छा, फिर देखिए, क्या करंट लायबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक चीज गिवन है जो कि है क्या? वर्किंग कैपिटल। क्या वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता था? ये देखिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 2,25,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स कितने हैं? 5,25,000 माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर मैं 5,25,000 माइनस 2,25,000 जो कि है वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज मतलब साइड्स चेंज करती, बात तो वही है। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी आई? 3 लाख। ठीक है, अब क्या मैं करंट रेशो निकाल सकती हूँ? क्या करंट रेशो निकाल सकती हूँ? चलिए आपको ना एक और पॉइंट समझाऊंगी मैं यहाँ पे। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा गलत कर बैठा है। करंट रेशो आपने कैसे निकाली होगी? 5,25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। ये करंट रेशो ऐसे निकाली है ना? जिस जिस बच्चे ने ऐसा निकाला है उसका आंसर गलत है। ये गलत है, ऐसे नहीं निकालनी है। पता है कैसे निकालनी है? रुकिए, पहले तो इसको इरेज करूं मैं। ये देखिए, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जब इसकी क्लास हुई थी ना, हमने एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी। करंट रेशो अगर आप निकालते हैं ना और ऊपर करंट एसेट्स लिखते हैं, करंट एसेट्स में से ना एक चीज माइनस होगी। क्या है वो चीज? लूज टूल्स। क्या क्वेश्चन में हमें लूज टूल्स दे रखे हैं? कितने दे रखे हैं? 25,000। तो मतलब 5,25,000 में से आपको ये 25,000 तो पहले डिडक्ट करने हैं। एक और चीज दे रखी है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बहुत चीजें मिलेंगी आपको। वो क्या है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी करंट एसेट्स का पार्ट है। अब आप में से कईयों ने ऐसा भी सोचा होगा कि इस करंट 5,25,000 में से हम क्या करें? हम 2 लाख को ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने 2 लाख को ऐड नहीं करना, ये टोटल ही गिवन है करंट एसेट्स, मतलब इसमें इन्वेंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बात क्लियर है? चलिए इसको करते हैं सॉल्व। करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में?
5,25,000 माइनस कितना है लूज टूल्स 25,000। तो 5,25,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी है, हमने कैसे निकाला करंट लाइबिलिटीज को याद है ना, 3 लाख। करिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, कितना आंसर आ रहा है, 3 1 3, yes 16 point sorry 1.67:1, ये है आपकी करंट रेशो। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? ऑलराइट, चलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना तो बस अभी क्लास को आज एंड करते हैं और अगले क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं। इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा देखिए। करंट एसेट्स हमें दे रखी है कितने, 5,25,000। इन्वेंट्रीज को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ये टोटल दे रखा है। करंट रेशो कैलकुलेट करने वक्त क्लास में मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे, लूज टूल्स। अगर वो क्वेश्चन में गिवन है, इफ दे आर गिवन इन द क्वेश्चन, डिडक्ट कर दो लूज टूल्स। इफ नॉट गिवन फिर क्या करें, इग्नोर। ऐसे करना है। करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी लेकिन वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ऐसे करके हमारे पास करंट लायबिलिटीज भी आ जाएंगी। इनको वैल्यू में पुट डाउन कर लेना है, सारी कैलकुलेशंस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सबको। अगर नहीं आ रहा है आपको तो प्लीज अपने हाथों से ट्राई करना है, एक बारी खुद से सोचना एंड आ जाएगा। और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच for being a lovely and patient audience. Yeah, thank you. Bye bye.